हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक होम ट्यूटर में। अपने आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के बारे में, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स और मेरे भाई बहन काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि आप थर्ड सेमेस्टर का कोई वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग उसी थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट पेपर है। इसके हम पहले चैप्टर, जिसका नाम क्या है, मापन एवं मूल्यांकन, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँ कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, या हम लोग अपने उस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये डाउट रहता है। लोग कहते हैं कि पेपर आया, पेपर में हमारा टाइम कम पड़ गया। तो हम लोग करते क्या है, चीज़ों को बहुत बड़ा बड़ा करके लिखते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को बड़ा करके लिखने की उसमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर जितना आपसे पूछ रहा है उतने में ही आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। क्या रहता है, 40 क्वेश्चन आते हैं टोटल आपके, जिसमें क्या कुछ बहुविकल्पीय 15 क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें तो टिक मार्क ही है। उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन आपके रहते हैं क्या, अति लघु, तो उसमें भी क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 वर्ड में उनको खत्म कर सकते हैं। और उसके बाद जो लघु उत्तरीय आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 वर्ड में यदि आप उसका उत्तर खत्म करें। बच्चा क्या करता है कि पूरा पेज भरने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं कि आप पूरा पेज ही भरिए, केवल एक्यूरेट आंसर दिखिए कि हमें केवल जितना पूछा गया है वो चीज़ दीजिए, जिससे कि आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं और कम से कम लिखावट में। तो आज हम क्या करेंगे, उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या, और जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम ध्यान में यहाँ पे रखेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, मापन एवं मूल्यांकन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, मापन एवं मूल्यांकन। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग क्या रहेगी, यहाँ पे आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ में। हमारी सबसे पहली हेडिंग है शैक्षिक मापन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्या, शैक्षिक मापन। अब शैक्षिक मापन का मतलब क्या हुआ, तो शैक्षिक कहाँ से लिया गया, शिक्षा शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, शिक्षा शब्द से लिया गया है। और शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना एवं सिखाना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ यदि हमसे पूछा जाए तो क्या होता है, सीखना एवं सिखाना ही क्या है, शिक्षा है। अब शिक्षा के आधार पे क्या, महात्मा गांधी ने बोला था कि उत्तम शिक्षा वही है जो बालक के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक परिस्थिति क्या संपूर्ण तरीके से क्या करे, विकास करने में सहायक हो, या बालक का सर्वांगीण विकास करने वाली ही क्या, उत्तम शिक्षा कहलाती है। अगर वो बच्चे का विकास नहीं कर रही है तो शिक्षा किसी मतलब की नहीं है, वो अर्थविहीन है। ठीक है। और मापन का अर्थ अधिकतर हम लोग क्या, जब हम साइंस पढ़े थे तो मापन का अर्थ, उसमें हमने क्या मेजरमेंट नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। तो मापन का मतलब से समझ में आ रहा है कि किसी चीज की मात्रा को क्या करना, किसी चीज की मात्रात्मक गणना करना। मापन का मतलब होता है मात्रात्मक रूप से गणना करना, या किसी चीज को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। तो जब इसका यदि हम जोड़ करके लिखेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन यह बनेगा कि शैक्षिक मापन का क्या अभिप्राय है, या शैक्षिक मापन से आप क्या समझते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आइए देखते हैं शैक्षिक मापन का अर्थ क्या होगा, और वो भी शिक्षा में। तो शिक्षा में मापन का अभिप्राय छात्र में निहित क्षमताओं एवं उनकी योग्यताओं की मात्रात्मक अभिव्यक्ति से है, जिसे किसी इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि छात्रों की, जैसे कि हम लोग क्योंकि शिक्षा में कर रहे हैं तो हम छात्रों का ही मापन करेंगे। तो छात्रों का मापन हम कैसे करेंगे कि जो छात्र की योग्यताएं हैं, है ना, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनको हम क्या करेंगे, मात्रात्मक रूप में व्यक्त करेंगे। अब मात्रात्मक रूप में व्यक्त करने का मतलब हो गया एग्जाम जैसे हम लोगों ने, क्योंकि शैक्षिक मापन के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं। तो जितने भी हम लोग परीक्षाएं कराते हैं, चाहे वार्षिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, ये सारे क्या है, हमारे शैक्षिक मापन के अंग हैं। ठीक है। जो हम होमवर्क देते हैं, अभ्यास कार्य कराते हैं, वो सारे भी क्या है, हमारे शैक्षिक मापन के अंग हैं। तो शैक्षिक मापन के इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों की योग्यताओं के आधार पर उनको हम क्या अंक प्रदान करने का काम करते हैं, या उनकी मात्रात्मक गणना करते हैं। तो यही हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, शैक्षिक मापन कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि छात्रों को उनकी योग्यताओं एवं उपलब्धियों के आधार पर अंक प्रदान करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, मापन कहलाती है, या शैक्षिक मापन कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक मापन का वर्क क्या है। तो शैक्षिक मापन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो कठिनाइयाँ आ रही हैं अधिगम में, है ना, सीखने में जो भी उनको, या लर्निंग में जो भी उनको क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, या उनकी जो कमजोरियाँ हैं, उनका हम मापन की सहायता से पता लगा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम एग्जाम लेंगे
यदि बच्चे का परफॉर्मेंस उसमें अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है, मतलब अच्छे से उस पर उसकी कमांड नहीं है जो भी टॉपिक हम पढ़ाए हैं, या फिर जो हम अधिगम दिए हैं या अनुदेशन उसको दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे कमी हो गई है। तो यानी इसकी सहायता से, मापन की सहायता से हम क्या अपने अनुदेशन का भी पता लगा सकते हैं कि हमने बच्चे को क्या पढ़ाया है, बच्चे को किस हद तक समझ में आया है, और दूसरा कि बच्चे का कौन सा पॉइंट क्या है, कमजोर है। तो इसके मापन की सहायता से हम क्या बच्चों की कमजोरियों एवं कठिनाइयों का भी हम पता लगा सकते हैं। अब हमारा क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मापन कैसा होता है। तो मापन कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। इसमें आपको ये शायद ऑप्शनल में पूछ सकता है और आपको दे देगा कि गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, या और दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, मापन हमारा कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। अब मात्रात्मक का मतलब हो गया अंकों में प्रदान करने की प्रक्रिया, क्योंकि मात्रा को हम किस में दिखाते हैं, किसी न किसी यूनिट डिजिट में ही ना दिखाएंगे। जैसे हम इन्हें बोल दिया कि हमारे पास 1 kg चीनी है या 1 लीटर दूध है, तो यहाँ पे लीटर हम मात्रा तो दिखा रहे हैं, लेकिन उसके आगे हम क्या अंकों का यूज कर रहे हैं। तो जो मापन है हमारा क्या है, मात्रात्मक होता है। ये क्वेश्चन मतलब 1 नंबर में आ सकता है। तो मापन कैसी प्रक्रिया है, मात्रात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। अब पूछा जाता है क्या है, मापन के प्रकार। तो मापन के कितने प्रकार हैं, मापन के 3 प्रकार हैं। आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, मापन के प्रकार। तो मापन के कितने प्रकार हैं, मापन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। अब कौन कौन से मापन, तो पहला है मानसिक या सामान्यीकृत मापन। पहला मापन क्या है, मानसिक या सामान्यीकृत मापन। दूसरा भौतिक या निरपेक्ष मापन, और तीसरा क्या है, इब्सेप्टिव मापन। इसको हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप केवल इतना डाल लीजिए कि मापन कितने प्रकार का होता है। तो मापन 3 प्रकार का होता है, पहला मानसिक मापन, दूसरा भौतिक मापन, तीसरा इब्सेप्टिव मापन। मानसिक मापन को ही सामान्यीकृत मापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामान्यीकृत मापन। और भौतिक मापन को बोला जाता है निरपेक्ष मापन। अब दूसरा यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी कि शैक्षिक मापन की परिभाषा दीजिए। जो हमने यहाँ पे जाना था वो क्या था, शैक्षिक मापन की अर्थ था, या शैक्षिक मापन से हम समझते क्या हैं। लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा शैक्षिक मापन की परिभाषा, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी परिभाषा देनी पड़ेगी। अब उसमें क्या, हम बहुत यदि लंबा लिख रहे हैं तब भी हमारा लॉस है, बहुत ज़्यादा छोटा लिख रहे हैं तो वो भी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हम क्या करें, उसके लिए हमें कोई भी, जैसे कि मनोवैज्ञानिक है, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए हुए हैं या अपने अपने अनुसार परिभाषा दी हुई है। तो उसमें से एक बहुत ही छोटी परिभाषा है, वो लिख लीजिए। क्वेश्चन पहले आप लोग डालिए कि शैक्षिक मापन को परिभाषित कीजिए। अब उसके बाद लिखिए प्रोफेसर एस स्टीवेंसन के अनुसार। किसके अनुसार, प्रोफेसर एस स्टीवेंसन के अनुसार। इस तरह लिख लीजिएगा, स्टीवेंसन, ठीक है, इनके अनुसार, प्रोफेसर एस स्टीवेंसन के अनुसार। तो इन्होंने क्या बोला था, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। स्टीवेंसन महोदय ने क्या बोला था, स्टीवेंसन महोदय ने बोला था कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार, मतलब कुछ रूल रेगुलेशन होती हैं जिनके आधार पे हम क्या करते हैं, वस्तुओं को अंक प्रदान करते हैं। तो मापन क्या है, किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये किसने बोला था, एस स्टीवेंसन महोदय ने बोला था। तो इस हिसाब से क्या आप उसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब क्या है, मापन के स्तर क्या हैं। तो स्टीवेंसन महोदय ने मापन को 4 स्तर में बांटा था। कितने स्तर में बांटा था, 4 स्तर में। कौन कौन से थे, पहला था नामित या शाब्दिक स्तर। कौन सा, नामित या शाब्दिक स्तर। यह सबसे न्यूनतम स्तर है। क्या है, सबसे न्यूनतम स्तर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मापन में सबसे न्यूनतम स्तर कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम स्तर कौन सा है, नामित या शाब्दिक स्तर सबसे न्यूनतम स्तर है। दूसरा स्तर क्या था, क्रमित स्तर। तीसरा आंतरिक स्तर, और चौथा क्या है, आनुपातिक स्तर। और अगर पूछा जाए सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, तो क्या है, सबसे उच्चतम स्तर हो जाएगा हमारा आनुपातिक स्तर। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है, तो नामित स्तर, और सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, तो आनुपातिक स्तर। ठीक है, यहाँ तक आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि शैक्षिक मापन की विशेषताएं क्या क्या हैं।
है ना। या फिर अगर लॉन्ग में पूछना चाहेगा तो आपसे पूछ लेगा शैक्षिक मापन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों की पूर्ति करिए। या फिर बोल देगा शैक्षिक मापन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने शैक्षिक मापन का अभिप्राय तो समझ लिया, अर्थ क्या है, परिभाषा को भी जान लिया, प्रकार कितने हैं और उसके स्तर कितने हैं, इन सब चीजों को तो हमने क्या जान लिया। अब आइए हम लोग क्या समझते हैं, उसके हम लोग विशेषताओं को जानते हैं। तो हमारी पहली विशेषता क्या है, मापन मूल्यांकन करने में सहायक एवं कम खर्चीला होता है। मापन कैसा होता है, मूल्यांकन करने में सहायक होता है। अब मूल्यांकन का मतलब कैसे हो गया, या मूल्यांकन करने में सहायक कैसे हो गया, तो जो हमारी मापन है वो एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। मापन क्या है, बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है। मापन के आधार पे व्यक्ति के हम एक दो गुणों को ही हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी मूल्यांकन है, मूल्यांकन बहुत व्यापक प्रक्रिया है। हम मापन के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कोई भी एक विशेषता ले लिया हमने बच्चे का, तो हमने क्या किया, उसके एक गुण की पहले हमने मापन किया, उसको अंक प्रदान किया। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे गुण को देखेंगे, उसको हम अंक प्रदान करेंगे, तीसरे गुण को देखेंगे, उसको अंक प्रदान करेंगे। इस तरह एक व्यक्ति के हम सारे गुणों को देख करके उसको अंक प्रदान करने की प्रक्रिया करेंगे। जैसे कि हम लोग मोबाइल ही खरीदते हैं, तो मोबाइल में हम लोग क्या परफॉर्मेंस देखते हैं ना उसका, कि उसमें रैम कितनी है, फिर उसमें उसके हिसाब से हम लोग रेटिंग देते हैं। उसका कैमरा कैसा है, उसके हिसाब से रेटिंग देते हैं। तो मतलब डिस्प्ले की रेटिंग अलग आती है, बैटरी परफॉर्मेंस की रेटिंग अलग आती है। फिर ओवरऑल जब हम पहले तो क्या करते हैं, पहले हम उसको एक एक करके उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि हर उसमें परफॉर्मेंस क्या है उसकी, फिर उसका हम क्या ओवरऑल रेटिंग करते हैं। तो जो ओवरऑल रेटिंग करना हो गया वो हमारा क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। और जो हम एक एक चीज का मूल्यांकन मतलब करते हैं, मापन या अंक प्रदान करते हैं, रेटिंग देते हैं, वो हमारा मापन हो जाता है। तो किसी व्यक्ति के एक गुण को जब हम उसको मापन मतलब उसको अंक प्रदान करते हैं तो वो क्या हमारा मापन कहलाता है। और जब व्यक्ति के हम संपूर्ण गुणों का मूल्यांकन करते हैं या मापन करते हैं तो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि मापन की सहायता से हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, व्यक्ति के एक एक गुणों की व्याख्या करेंगे, तत्पश्चात उसके हम क्या सारे गुणों को दर्शाएंगे या उसका पूरा मूल्यांकन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मापन मूल्यांकन करने में क्या होता है, सहायक होता है और कम खर्चीला होता है। यहां से हमें पहला पॉइंट दिया मिला। दूसरा पॉइंट क्या मिला कि जो हमारा मापन है वो क्या है, एक सूक्ष्म पद है, उसका क्षेत्र बहुत ही क्या है, छोटा है। और मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है, बहुत व्यापक है। जब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन और मापन में अंतर तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। अब हमसे दूसरा पॉइंट क्या मिलता है, यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट यह मिला कि मापन किसी वस्तु का पूर्ण वर्णन ना करके क्या करता है, आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ करता है। दूसरा पॉइंट है, मापन किसी वस्तु का पूर्ण वर्णन ना करके उसका आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जैसे कि मैंने बताया कि मापन क्या सभी व्यक्ति के संपूर्ण गुणों का व्याख्या नहीं करता है। वो क्या करता है, उसके एक गुण को उठाता है और उसको अच्छे से क्या करता है, मतलब उसका मापन करता है, ठीक है। तो मापन क्या करता है, पूर्ण रूप से किसी भी वस्तु का मूल्य मतलब वो मापन नहीं करता है, वो क्या करता है, आंशिक रूप से करता है। मतलब किसी एक पॉइंट को उठाएगा और उस पर क्या करेगा, अच्छे से उसको अंक प्रदान, पहले उसको डिटेल से अध्ययन करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, अंक प्रदान करेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मापन किसी वस्तु का पूर्ण रूप से अंकन ना करके आंशिक रूप से अत्यंत शुद्धता के साथ करता है। क्योंकि यदि मान लीजिए किसी चीज को हम पूरा देखें और पूरा बोले कि इसको एक नजर में हम अच्छे से कर लें, तो क्या हमसे नहीं कर पाएंगे। उसके हम क्या एक एक पॉइंट को देखेंगे, तब जाकर के हम समझेंगे कि हाँ ये पॉइंट कितना मतलब असरदार है, ठीक है। तो मापन के अंदर यही होता है कि मापन किसी भी वस्तु का पूर्ण रूप से वो नहीं करता है, अंकन नहीं करता है, आंशिक वर्णन करता है, बहुत ही शुद्धता के साथ करता है, जिससे कि मूल्यांकन क्या होगा, अच्छा होगा। जब हम एक एक पॉइंट को अच्छे से करेंगे, उसको अंक प्रदान करेंगे, तो जिसका हम मूल्यांकन करेंगे वो हमें अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति का मतलब जो मापन होता है वो सीधे डायरेक्ट ना होकर के किसी चीज की सहायता से हम लोग करते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट यही है, मापन सीधे ना होकर किसी माध्यम की सहायता से होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ जैसे एक एग्जाम ले लीजिए। जब हम एग्जाम लेते हैं तो यहाँ पे क्या एग्जाम एक बच्चे की उपलब्धि का हमने क्या एग्जाम एक साधन हुआ कि नहीं हुआ। बच्चे का हम डायरेक्ट मापन नहीं करते हैं या उसकी बौद्धिक क्षमता का हम डायरेक्ट मापन नहीं कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एग्जाम लेते हैं या जो है उसे कुछ वर्क देते हैं। उस वर्क के हिसाब से ही हम ये तय करते हैं कि बच्चा किस लेवल का है, उसी हिसाब से उसको हम क्या अंक प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम एग्जाम ले रहे हैं या जो उसे वर्क दे रहे हैं वो क्या एक मीडियम हो गया, एक साधन हो गया। तो हमने क्या किया, मापन बच्चे का डायरेक्ट ना करके किसी माध्यम से किया,
तो यही पे ये हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का मापन डायरेक्ट ना होकर के या सीधा ना होकर के किसी माध्यम की सहायता से किया जाता है। जैसे कि हम छात्रों का जब भी हम मापन करते हैं तो क्या करते हैं, परीक्षाएं लेते हैं कि छात्र की योग्यता क्या है, छात्र की उपलब्धि क्या है, छात्र का पूर्व ज्ञान कितना है, किस आधार पे हम प्राप्त करते हैं, मापन के आधार पे ही करते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि मापन सीधे ना होकर किसी माध्यम की सहायता से होता है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, मापन में अनंतता की स्थिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मापन में अनंतता की स्थिति पाई जाती है। अब यहाँ पे अनंतता की स्थिति का क्या मतलब हुआ, तो अनंतता की स्थिति का मतलब यह है कि हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि बच्चे की उपलब्धि केवल यहीं तक रहेगी। बच्चे की उपलब्धि क्या उसके वर्क पे ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट का अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी उपलब्धि बढ़ भी सकती है, और यदि वो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसकी उपलब्धि क्या घट भी सकती है। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जैसे कोई मतलब मैथ में कमजोर है, तो मैथ में कमजोर होने का रीज़न क्या है, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा है। मैथ क्या प्रैक्टिस मांगती है, कोई भी सब्जेक्ट हो प्रैक्टिस मांगता है। यदि हम उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कितने भी अच्छे हो, हमारा लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमारे अंक कम आने लगेंगे। तो अनंतता की स्थिति मापन में नहीं पाई जा सकती। हम ये नहीं बोल सकते हैं, मतलब इसमें अनंतता की स्थिति पाई जाती है। हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि बच्चे का मापन हमेशा इतना ही रहेगा। ठीक है, वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, या फिर बहुत आगे तक जा सकता है। ठीक है, तो मापन में क्या अनंतता की स्थिति पाई जाती है। पांचवा क्या है, मापन वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार है। किसका, वैज्ञानिक प्रगति का। अब जैसे कि जो हमारा आधुनिक समाज है ना, वो क्या है, वैज्ञानिक समाज कहलाता है। या जो आधुनिक शताब्दी है, वैज्ञानिक शताब्दी कहला रही है। क्यों कहला रही है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, नए नए वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं। तो उसमें हम क्या किसका आधार ले रहे हैं, मापन का। क्योंकि मापन यदि हम मात्रात्मक कुछ भी, जैसे मान लीजिए कोई भी हम बना रहे हैं, कंपाउंड तैयार कर रहे हैं, उसमें हम जो एलिमेंट को जब मिलाएंगे, किस मात्रा में मिलाना है, कैसे मिलाना है, वो सब क्या मापन के आधार पे ही तो हो रहा है। अगर मापन, जैसे हम पानी बनता है तो हाइड्रोजन के 2 अणु रहते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु रहता है, तो वो 2 मिल करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। यदि ज्यादा कुछ हो जाएगा तो दूसरा चीज तैयार हो जाएगा। तो वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार क्या है, मापन। किसी भी चीज का हम उचित मात्रा में मिलाएंगे तभी हमें क्या एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा। यदि उचित मात्रा से कुछ भी इधर उधर हुआ तो कुछ भी मतलब अलग हो सकता है। तो मापन क्या है, वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार है। इसी के उस पे हम क्या नए नए शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, मापन में आंकिक स्वरूप पाया जाता है। कैसा स्वरूप, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि मापन की प्रकृति कैसी है, मात्रात्मक है। मात्रात्मक का मतलब हुआ क्या, उसको हम अंक प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है, आंकिक स्वरूप है। मापन में आंकिक स्वरूप पाया जाता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, अंक प्रदान करते हैं। ठीक, ये तो क्या थी, मापन की कुछ विशेषताएं थी। अब हमारा जो अगला पॉइंट क्या है, मापन के उद्देश्य। क्या है, मापन के उद्देश्य। तो मापन के उद्देश्य, अब मतलब उसका उद्देश्य क्या है, मापन को हम किस लिए कर रहे हैं, तो उसके उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि मापन क्या करता है, मापन से हम ये पता कर सकते हैं कि मापन जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। अब सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हो गया, सर्वांगीण विकास का मतलब हो गया हर क्षेत्र में विकास, मतलब सामाजिक, बौद्धिक और भी जो शारीरिक विकास है, इन सब का विकास करने में क्या मापन सहायता करता है कि बच्चे का कौन सा पक्ष कमजोर है, उस पक्ष को हम क्या करें, मजबूत करें। तो मापन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो मापन किसमें सहायक होता है, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, बालक के विकास में, है ना, जो छात्रों के विकास में बाधक तत्वों की पहचान करता है ना। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी बालक के सर्वांगीण विकास में या विकास में जो भी बाधक तत्व आ रहे हैं उनकी पहचान करना क्या है, इसका उद्देश्य है। तो ये मिल गया। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, यदि अति लघु में आएगा तो बोलेगा कि शैक्षिक मापन के 2 उद्देश्यों को लिखिए या शैक्षिक मापन के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, दीर्घ में आ जाएगा। तो हमारा पहला इसका क्या हो गया, इसका उद्देश्य, शैक्षिक मापन का उद्देश्य क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास करने में सहायता करना। दूसरा क्या है, उसके विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता करना में सहायता करता है। ठीक है, तीसरा क्या है, अधिगम को सहज बनाकर शिक्षण को आनंदमयी बनाता है। मतलब मापन क्या करता है, अधिगम को जब हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। तो ये अधिगम को क्या करता है, जो हमारी लर्निंग होती है, सीखने की प्रक्रिया होती है, उसको क्या सरल बनाता है और सरल या रुचिकर बनाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वह आनंदमयी होती है। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या है, अधिगम की प्रक्रिया को सरल बना करके उसको आनंदमय या रुचिकर बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। चौथा पॉइंट क्या है,
छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। अब स्वस्थ प्रतियोगिता का मतलब हो गया कि जब उनका मस्तिष्क अच्छा रहेगा, उनको आनंद मतलब आएगा पढ़ने में, तो क्या एक दूसरे से प्रतियोगिता भी अच्छे तरीके से करेंगे, मतलब क्या पॉजिटिव थिंकिंग एक तरीके से उनके अंदर अच्छी आएगी। तो मापन के माध्यम से क्या छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना भी विकसित करना होता है। ठीक। अब पांचवा इसका क्या हो गया, अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना। कि अब यहाँ पे देखिए हम छात्रों का अंकन तो कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको क्या पढ़ाया, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका भी पता करना जरूरी, मापन करना जरूरी है। तो ये अच्छा मापन क्या करता है, हमारे अनुदेशन की भी प्रभावशीलता को बताता है, इसका भी मापन करता है कि हमने जो बच्चे को समझाया या बताया वो किस हद तक उनको समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो आपको किस हद तक मेरी बातें समझ आ रही हैं, ये भी क्या है, एक मापन का अंग हो गया। तो मापन क्या करता है, अनुदेशन की प्रभावशीलता का भी पता लगाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो क्या थे, हमारे कुछ पॉइंट्स थे या उद्देश्य थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और एक काम करिएगा कि पॉइंट वाइज नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका पता करिए कि क्वेश्चन बन क्या सकता है, क्योंकि टॉपिक तो हमारे बहुत हैं लेकिन कुछ ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। लिखना भी उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा पूछा जाए। अगर विशेषताएं पूछ रहा है तो आप उसको कुछ दिखा के 5-6 विशेषताएं दिखा देंगे अच्छे से, तो आपको पूरा उसमें नंबर मिलेगा। ज्यादा नहीं कि हमें पूरा 2 पेज ही भरना है या 3 पेज ही भरना है। हम अगर 30 से 40 शब्दों में भी इसे लिख करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या लिखना है, लघु उत्तरीय लिखना है। दीर्घ उत्तरीय तो लिखना नहीं कि हम उसे सारा 150 और 200 उसमें दिखाएं। हमें क्या करना है, लघु उत्तरीय लिखना है। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, 40 से 50 वर्ड, 60 वर्ड मैक्सिमम हम लिखेंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा, अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन को हमें 200 पन्ने में नहीं लिखना है या 2 पेज में नहीं लिखना है। तो उसे हम क्या करना है, 40-50 वर्ड में भी समाप्त कर सकते हैं। और अति लघु हुआ ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ड 25 वर्ड उतने में भी हम लिख देंगे तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे, जिससे आपका क्या होगा, टाइम की बचत भी होगी और आपका नंबर भी आपको मतलब कोई कटौती उसमें नहीं, अच्छे नंबर आप गेन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।